नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। ये कहानी बिहार की है। वाकई ये जो घटना है, इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो घटना है, आप इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही जो भी है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी जो है वो बिहार के पटना की है। पटना का एक थाना लगता है मसौड़ी, भगवानगंज थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है खरौना गांव। बात कर रहा हूं मैं 19 जुलाई 2023 को। एक व्यक्ति लगभग सुबह के 7 बजे शौच के लिए निकलता है। जब शौच के लिए निकलता है तो जैसे ही वो देखता है, उसकी नज़र जब एक पेड़ पे जाती है तो वहाँ पर उसको कुछ लटका हुआ नज़र आता है। लटके हुए चेहरे को जब उस चीज़ को, वस्तु को देखता है तो उसके पास जाता है और वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो एक लड़का है जो फांसी लगाए हुए है। जब इस चीज़ को देखता है वो तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है। जब गांव के लोग आते हैं तो आनन फानन में उस लड़के को उतारा जाता है। जब लड़के को उतारा जाता है तो देखा जाता है कि आखिर ये तो 14 साल का, 15 साल का कोई लड़का मालूम होता है। लेकिन जब उस लड़के को देखा जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये जो लड़का है ये तो उन्हीं के गाँव का है, और जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि जिसका नाम अंकित होता है। अंकित जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। जब उस लड़के की बॉडी को देखा जाता है तो उस पूरे गांव में दहशत फैल जाती है, और जल्दी जल्दी में जिस वो लड़का है उस लड़के के पिताजी को बुलाया जाता है। उस लड़के का जो पिता है वो राजेश है। राजेश को जल्दी जल्दी में बुलाया जाता है। राजेश आते हैं तो अपने बेटे को देख करके दहाड़े मार करके रोने लगते हैं। उनकी घर पे जो उनकी 2 बेटियां हैं वो भी आती हैं, और दोनों बेटियां अपने भाई को, यानी कि जो बहनें हैं अपने भाई को देख करके चीखने लगती है, चिल्लाने लगती हैं। इसी बीच किसी ने बगल के जो थाना लगता है भगवानगंज थाना, उसी थाने में किसी ने इन्फॉर्म कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और पुलिस देखती है कि आखिर इतने छोटे बच्चे की किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। गांव के लोग कह रहे थे कि वो जाम लगाएंगे, बॉडी को लेके जाने नहीं देंगे जब तक कातिल का पता नहीं लग जाता, क्योंकि वो जो लड़का था बहुत ही मासूम लड़का था। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग सभी उसको अपने आंखों के सामने रखते थे। इस प्रकार का उस लड़के का व्यवहार था। जो लड़का है जिसका नाम अंकित है, जो पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। जो वहाँ के SHO होते हैं जिनका नाम होता है जावेद अहमद जी, जब वो मौके पर पहुँचते हैं तो फिर उन्होंने किसी तरह गांव वालों को समझाया बुझाया और कहा कि आप लोग ऐसे करेंगे तो हमारी जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम आप लोगों को संभालेंगे कि जांच करेंगे, और इससे जो कातिल है वो बहुत दूर निकल जाएगा हमसे। तो आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि आप लोग शांति बनाएं ताकि हम अपराधी तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। जो SHO साहब की बात को सुन करके जो गांव वाले हैं वो समझते हैं, और समझने के बाद फिर कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी कार्रवाई अच्छे ढंग से करिए, बस देखिएगा कातिल जो है वो बख्शा न जाए। अब इस पर जो SHO साहब होते हैं जिनका नाम होता है जावेद अहमद सर, वो पूरे गांव वालों के साथ सहमति जताते हैं, सांत्वना देते हैं उनको कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, कातिल को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2 टीमें गठित की, और जिसमें साइबर सेल था। साइबर सेल जब अपनी जांच आगे बढ़ाती है लेकिन उसमें कोई भी उनको क्लू नहीं मिलता है। गांव के जो मुखबिर हैं उनको एक्टिव किया जाता है कि आखिर पता लगाओ कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। किसी को इस लड़के को लेके जाते आते देखा तो नहीं गया। तमाम तरीके के जो एक्टिविटी होती है जो पुलिस की, वो होने लगती है, और होने के बाद फिर भी पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है। वक्त गुजरता रहता है। जब वक्त गुजरने के साथ साथ जब पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा है, पुलिस परेशान है कि आखिर करे भी तो क्या करे। इधर गांव वालों का प्रेशर है। गांव वाले आए दिन थाने पहुंचते थे पूरी झुंड में। SHO साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा था, और गांव वाले ये भी कह रहे थे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कहें, हम बात ऊपर तक ले जाएंगे, SP तक लेके जाएंगे, शायद हो सकता है कि वहाँ से कुछ मदद मिल पाए।
एसएचओ साहब उनको कहते हैं कि आप लोग हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए। उम्मीद करते हैं, पूरी हमारी कोशिश होगी, हम दिलो जान से मेहनत करेंगे और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। गांव वाले कहते हैं कि ठीक है। दरअसल जो अंकित है, अंकित का जो पिता है वो राजेश है, और राजेश की 2 और बेटियां थी, जिनका नाम, एक का नाम प्रीति है और दूसरे का नाम स्वाति है। बेटियां आए दिन वो भी थाने पहुंचती है, पिता भी थाने पहुंचते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है। एक गांव का, जब पुलिस गांव में जांच पड़ताल कर रही होती है कुछ दिन बाद तक, लेकिन जब गांव में कोई भी नहीं पता चलता है, तो एक जो लड़का होता है, छोटा सा ये लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। उस लड़के का जो नाम है वो विवेक है। विवेक पुलिस से कहता है कि अगर आप लोग मुझे कुछ करेंगे नहीं तो मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। जब पुलिस की ये बात सुनती है तो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ। तो कहते हैं कि जो लड़का मरा है मैं जानता हूँ कि उसको किसने मारा है। जब ये बात जो पुलिस के जो कांस्टेबल वगैरह थे वो जो सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, जानते हो तो बताओ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, आप लोग मुझे परेशान करेंगे और ये बात अगर लोगों को पता चलेगी तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब ऐसी बात जब सुनी जाती है तो उस लड़के को एसएचओ साहब के सामने लेकर जाया जाता है और कहा जाता है कि तुम बिना डरे बताओ, जो भी होगा, और ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात किसी को नहीं पता चले और तुम सुरक्षित रहोगे, ये बात गोपनीय रखी जाएगी। दरअसल जो लड़का है वो कहता है कि मैंने इस लड़के को इसके पिता को ही लेकर जाते देखा है। जब बात पिता की आती है तो पुलिस शक के घेरे में उस लड़के के पिता को उठाती है। जब हालांकि ऐसा कोई क्लू भी नहीं नज़र आ रहा था कि जिसकी बिना पे उस लड़के के पिता को उठाया जाए, क्योंकि लड़के के पिता से जब एसएचओ साहब और बाकी जो पुलिस की टीम है पूछताछ करती है तो वहाँ पर ये साबित नहीं हो पाता है और यहाँ पर कोई पता ऐसा नहीं चल पाता है जिसकी वजह से, जिसके बिना पे उस लड़के के पिता को गुनहगार घोषित किया जाए। अब मात्र एक लड़का है जिसकी उम्र 17-18 साल है, वो उसके कहने पर पुलिस ने तो उसके पिता को उठा लिया, लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो इधर उधर की बातें करता है और वो गुनाह करने के लिए ऐसा कहता है कि मैं अपने ही बेटे को क्यों मारूंगा। पुलिस की जो टीम है वो दोनों लड़कियों से पूछताछ करती है, लेकिन लड़कियों के हाथ भी उनको कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है। अब एसएचओ साहब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना जो राजेश सिंह है उससे दोबारा से पूछा जाए कि आखिर शायद हो सकता है कि कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाए। अब इसी को लेकर के वापस से राजेश को उठाया जाता है और पुलिस कहती है कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा। जब ये बातें डायरेक्ट राजेश सुनता है तो वो थोड़ा बहुत डर सा जाता है और पुलिस की जब सवाल पे सवाल जब पूछने शुरू किए, घुमा के जब पुलिस ने पूछना शुरू किया तो जो राजेश है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और सारी बातें बताने लगता है। जब सारी बातें बताता है और उसमें एक एक जो बातें हैं वो परत दर परत सामने रखता है पुलिस के। दरअसल जो राजेश सिंह है वो एक कहानी सुनाता है। जो उसका बेटा है जिसकी उम्र 14 साल है, राजेश जिसकी 3 संतान है, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी जिसका नाम प्रीति है और छोटी बेटी जिसकी उम्र लगभग अभी 12 साल थी। एक बेटा है जिसकी उम्र 14 साल है। माँ है उस लड़के की जिसका नाम स्वाति है। स्वाति, जिसके बेटी का भी नाम शायद आप लोगों को ये भी लगा होगा, स्वाति है। और स्वाति जो है, जो बेटी है, कहीं ना कहीं माफ़ी चाहते हैं, जो उसकी जो पत्नी है, कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है। अब वक्त गुजरता है और जो राजेश है ये अपनी बाहर की दुनिया में इतना लीन रहता है और ये एक तरह से कह लीजिए कि इतना शराब का आदी था कि इसको शराब के सिवा कुछ चाहिए नहीं होता था। शराब की इसको भूख लगी रहती थी, लत लगी रहती थी। जैसे ये सो करके उठता इसको शराब ही चाहिए होती। इसकी जो पत्नी है वो एक तरह से बूढ़ी हो चली थी और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। अब जब भी उसको मौका मिलता
उसको स्त्री की ज़रूरत पड़ती, उसको अपनी जिस्मानी भूख मिटाने की ज़रूरत पड़ती। अब वो इधर उधर मुंह मारता। एक दिन जो लड़का है अंकित, ये रात को जगता है और जग करके जब जा रहा होता है तो उसको उसकी बहन के कमरे से एक आवाज़ आती सुनाई देती है। और उस आवाज़ की तरफ जब वो लड़का बढ़ता है, यानी कि अंकित जब बढ़ता है, तो देखता है कि जो उसकी बहन है वो एकदम नग्न अवस्था में है। लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति भी है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है। उस लड़का उस व्यक्ति को देख नहीं पाता क्योंकि अंधेरा था। जो नाइट बल्ब होता है जो तो हल्का हल्का उजाला देता है वही जला हुआ था और उसको देख करके वो भाप नहीं पाता है। लेकिन वो इंतज़ार करता है कि आखिर ये शख्स कौन है, और उसको वो देख रहा था। जब वक्त गुजरता रहता है, जब वो व्यक्ति जो है वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद जब अपने ही बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखता है तो जो लड़का है अंकित वो कहता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे थे। अब इस पर जो लड़के का जो पिता है यानी कि जो राजेश है वो अपने बेटे को समझा बुझा करके किसी तरह मामले को ठंडा कर लेता है। वो कहता है बेटा हमसे गलती हो गई, मैं नशे में था और नशे में रहने के बाद मैंने अनजाने में ऐसी बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैं इसके लिए माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश उम्मीद करूँगा कि आगे से ऐसा ना हो। तुम ये बात किसी से मत कहना, ख़ास तौर से अपनी मम्मी से नहीं कहना और बाहर किसी से भी मत कहना। जो लड़का है वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद ऐसा मत करिएगा और आज के बाद आप दारू भी नहीं पिएंगे। जो लड़के का पिता है यानी कि जो राजेश है वो कहता है कि ठीक है। वक्त गुजरता है और जो लड़का है एक दिन अचानक रात को सोया रहता है, यानी कि 18 जुलाई 2023 की रात को जब वो सो करके रात में अचानक उसको वॉशरूम लगता है और वॉशरूम जाने के लिए जब उसकी नींद खुलती है तो फिर वो जाता है। और जाने के बाद जब वॉशरूम से गुजर रहा था तब तक उसको कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, उसकी ही बहन के कमरे से। अब जब इस बार वो कमरे की आवाज़ें जब सुनाई देती है तो जो लड़का है ध्यान से जब वहाँ पर खड़े होकर देखता है तो देखता है कि फिर वही मंजर है। और इस बार बल्ब बुझाया नहीं गया था, बल्कि जो नॉर्मल जो बल्ब होता है, जो एलईडी होता है, वही जल रहा था। और उसमें अपनी बहन को और अपने ही पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। जब इस स्थिति में देखता है तो वो सीधा वहाँ से अपनी माँ के पास जाता है और माँ से सारी बातें बताता है। और जो लड़के की माँ है वो कहती है कि एक काम करो, तुम शांत रहो, जो भी होगा कल बात करेंगे इस बारे में। लेकिन जो लड़का है वो शांत रहने के लिए तैयार नहीं है। अपनी माँ को खींच करके हाथ ले करके आता है और अपनी माँ को दिखाता है वो दृश्य जो वहाँ पर हो रहा था। लेकिन जो लड़के की जो माँ है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, वो चुपचाप वहीं पर खड़ी थी। खड़ी होने के बाद वो वहाँ से मुँह फेरती और चली जाती है। लड़का वहीं बाहर खड़ा रहता है, दरवाजे को भड़भड़ाता है, पीटता है दरवाजे को। जब दरवाज़ा अंदर से खुलता है तो देखता है उस दृश्य को। देख करके वो खुद शर्मसार हो जाता है। और उन दोनों जो लड़की का जो पिता है वो उसके आंखों में शर्म और हया नहीं थी। दरअसल जो लड़का है देखता है कि उसकी बहन बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में और उसका जो बाप है वो भी आपत्तिजनक स्थिति में है। इसको देखने के बाद उस लड़के का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो लड़का है वो अपने पिता से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और ये बातें मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगा, बाहर बताऊंगा, थाने में पुलिस को, सबको मैं बताऊंगा कि तुमने मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। जो उसकी बहन है वो कोने में पड़ी रो रही थी, उसी बिस्तर पे कोने में बैठी हुई, अपने बदन को हाथों से ढकी हुई, किसी तरह खुद को छुपाई हुई रो रही थी। जो भाई है अपनी बहन के लिए लड़ रहा था, जो उसका पिता है, उसको इस कदर गुस्सा आता है कि वो अपने बेटे को ताबड़तोड़ वहीं पर पीटने लगता है। जो लड़के की जो माँ होती है वो कुछ समय पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। जो लड़का है वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। तब तक जो लड़के की जो बहन है वो दौड़ती हुई आती है। लेकिन जो लड़के का बाप है यानी कि जो राजेश है, उस लड़की को, यही जो लड़की आपत्तिजनक स्थिति में भी थी लेकिन अपने भाई के लिए वो लड़ रही थी। जो लड़की का पिता है यानी कि जो राजेश है, अपने ही बेटे यानी अंकित को गर्दन पकड़ करके दबाने लगता है। लेकिन जब इस चीज़ को जो प्रीति है वो देखती है, देखने के बाद वो अपने भाई के लिए लड़ने लगती है, अपने पिता को धक्का देती है। लेकिन जो उसका बाप है वो छोड़ता नहीं उस लड़की को धक्का देता है। लड़की जाकर के दीवार में लड़ जाती है और दीवार में लड़ने के बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद लड़की वहाँ पर पड़ी है। और जो लड़के का जो पिता यानी कि जो राजेश है वो पिंटू को
माफ़ी चाहते हैं, अंकित को बेहद बुरी तरीके से गला घोट करके उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद अब सोचता है कि आखिर अब क्या करें। इसकी तो जानकारी अगर गांव वालों को लग गई, पुलिस को लग जाएगी, तो फिर मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। इसी को लेकर के वो जो राजेश है, लड़के को एक बोरे में भरता है और बोरे में भर करके एक साड़ी लेता है और साड़ी लेकर के लड़के को और साड़ी को गांव के बाहर चला जाता है। और गांव के बाहर एक पेड़ होता है नीम का, उसी नीम के पेड़ पर उस लड़के को फांसी का फंदा बनाता है और उसी फंदे में लड़के को यानी अपने ही बेटे को टांग देता है। और टांग देने के बाद फिर वहाँ से वो घर वापस आ जाता है। और जब सुबह में एक व्यक्ति शौच के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है और देखने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब इस बारे में लड़की से बात की जाती है तो लड़की ने भी हामी भरी कि उसका जो पिता है यानी कि जो राजेश है वो 2-2.5 सालों से उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, क्योंकि उसकी जो माँ की मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं होती है। इसी वजह से उसको जब सेक्स की भूख लगती थी तो जब वो दारू के नशे में होता था तो उसको कोई और नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था, अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करता था। एक पिता इतना घिनौना कृत्य करता है जिसको शर्म नहीं आती है, और अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के और अपनी इज्जत, उस इंसान की क्या ही इज्जत है जो अपनी बेटी के साथ इस प्रकार की दरिंदगी करता है और जो अपने ही बेटे को इस दुनिया से हटा देता है। फिलहाल पुलिस ने उस राजेश को कस्टडी में लिया हुआ है। लड़की का बयान लिया गया है, पोस्टमार्टम माफ़ी चाहते हैं, लड़के का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। और जो लड़की है उसका भी मेडिकल टेस्ट कराया गया है कि आखिर जो भी सच्चाई वो पुलिस के सामने आ सके। लड़के का फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका था और उसमें भी ये साफ साफ आया कि रिपोर्ट में कि उस लड़के की गला दबाकर ही हत्या की गई है। फांसी लगाया नहीं गया बल्कि उसकी गला घोट करके ही हत्या की गई है। फिलहाल जो पुलिस है और भी अपनी जांच में जुटी हुई है। जो SHO जावेद अहमद जी है उन्होंने कहा है कि जो गुनाहगार है यानी कि जो राजेश है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। फिलहाल जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसकी जो कोर्ट सज़ा निर्धारित करेगा कि आखिर उसको क्या किया जाए। अगर मेरी मानिए तो इस प्रकार के दरिंदे को बीच चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए जो इतनी घिनौनी हरकत करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक सचेत करना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार पे और अपने बच्चों पे विशेष तौर से ध्यान दें कि उनकी संगति कैसा है और उनके पास जो एक तरह से कह लीजिए कि मोबाइल फ़ोन या तमाम जो चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग उसकी चेक करते रहें, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा क्राइम है वो फ़ोन से ही हो रहा है, क्योंकि तमाम जो मामले हैं वो फ़ोन से ही निकल करके सामने आ रहे हैं। बाकी जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका जन्मदिन है। एडवोकेट अवध शाह जी हैं जिनका जन्मदिन है, अभिमन्यु पांडे जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, जनार्दन सिंह जी हैं और विजय कुमार गिरी जी हैं, वीर कुमार जी हैं और हैं अजीत कुमार जी हैं, धीरज सिंह जी हैं। तो आप सभी तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए हैं। उम्मीद है कि आगे ही आपका प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहेगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।